हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एसपी सिंह। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर। इसमें हम जो सबसे पहले टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। और एक तो हम बुक में जो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट का, एग्जांपल 12.1, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेसिकली एक क्लोज पाथ होता है, यानी कि एक पाथ होगा किसी चीज़ का, एक कंडक्टर का बोल सकते हैं आप, किसी एक कंडक्टर का। कंडक्टर आप जानते हैं कि जो करंट पास कर देता है, इंसुलेटर जो करंट पास नहीं करता है। तो एक कंडक्टर का क्लोज्ड पाथ, यानी कि कहीं पे ओपन नहीं होना चाहिए, वो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। और कंडक्टर का हो, उसमें करंट पास हो जाए, तो वो जो क्लोज और कंटिन्यूस पाथ होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो कर जाता है। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। आपको केवल डेफिनेशन लर्न करनी है, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज अ क्लोज्ड एंड continuous path. It is a closed and continuous path along which the electric current flows. सिंपल यही होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में भी फिगर दे रखा है, आपका फिगर 12.1 जो दे रखा है। तो मैं एक आपके सामने बना रहा हूँ। ये मैं वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो सिंपल लाइन से आप देख रहे हैं इसे वायर बोलते हैं। और ये जो इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, ये छोटा सा ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, हार्ट टाइप, इसको आप बल्ब बोलते हैं। ये जो आपका बल्ब होता है डे टू डे लाइफ में, आप जो आपके रूम में फिट होता है, उस बल्ब को हम अपने पेपर पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें दिखाना है कि हमारे सर्किट में बल्ब लगा हुआ है, तो हम इस सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा बल्ब हो गया। अब बल्ब के आगे भी फिर से वायर चल रहा है। अब मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ है, यानी कि पाथ बंद होगा, कहीं भी ओपन नहीं होगा, और कंटिन्यूस होगा, लगातार। तो ये यहाँ से एक वायर, और ये मेरा बीच में बल्ब। अब ये पाथ कंटिन्यूसली चल रहा है, और ये नीचे आया। अब मैंने बोला क्लोज होगा, तो इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मैं लगा दूंगा एम मीटर। मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया हुआ था कि एम मीटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक सर्कल और बीच में उसमें कैपिटल ए लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरा एम मीटर। और ये आगे मैं कंटिन्यू करूँगा इसे। और फिर मैं बनाऊंगा बैटरी। अब आप ये नहीं जानते होंगे कि बैटरी को कैसे ड्रॉ करते हैं अपने सर्किट में, तो आज से आप सीख लीजिए कि बैटरी को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। एमीटर तो आप जानते हैं, बल्ब आप सीख गए। बैटरी को एक आपको बड़ी लाइन बनानी है, फिर उसके बाद एक छोटी लाइन। इसको इसको हम बैटरी की तरह यूज़ करते हैं, इस सिंबल को। तो ये हो गया मेरा बैटरी। और इसको इसके बाद आप एक और बना सकते हैं, ये सिंपल सेल भी बोल देते हैं इसे हम। आप एक से ज़्यादा बना देंगे तो ये हो गया बैटरी। ठीक, एक सिंगल होगा उसे आप सेल बोल दीजिए। और ये जो आपने दो बार बना दिया, इसको आप बैटरी बोल देंगे। ये तीन बार भी हो सकता है, चार बार भी हो सकता है। एक अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये पेयर में होना चाहिए, एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन। तो ये होता है मेरा बैटरी। ये अगर एक है तो सेल, और एक से ज़्यादा है तो वो बैटरी हो जाएगा। और दोनों का काम ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस आप आगे सीखेंगे। ये मैंने कंटिन्यू किया, और ये मैंने एक लगा दिया स्विच, या आप इसे बोल सकते हैं आप की। अब ये सारे सर्किट डायग्राम्स हैं। ये सर्किट डायग्राम्स आप आगे चल के स्पेशली पढ़ेंगे। सारे सर्किट डायग्राम आपको बताए जाएंगे कि क्या चीज़ किस चीज़ को डिनोट करती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो आप अभी सिंपल देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट दिखता कैसा है। तो ये बन गया मेरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मैं सबकी नेमिंग कर दूं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा बल्ब। ये मेरा बल्ब लगा हुआ है। ये है मेरा एम मीटर। ये हो गई मेरी बैटरी। और ये हो गया मेरा स्विच, या फिर इसे बोल दीजिए की। स्विच जो आप
अपने घर में स्विच नहीं होता है आपके बोर्ड में, उसमें आप ऑन ऑफ कर देते हैं, उसी से ऑन ऑफ होते हैं सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये मेरी हो गई की, जिससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन ऑफ होगा, यानी कि ये बल्ब को ऑन या ऑफ करना है तो इस की से होगा। इस की के अंदर ये जो डॉट रखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन, की स्विच्ड ऑन है। और अगर ये डॉट यहाँ नहीं होगा, यानी कि अगर कोई डॉट नहीं बनाता, मैं सिंपल ब्रैकेट बना देता, यानी कि स्विच्ड ऑफ है, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सब आप आगे चल के सीखेंगे, आपको सर्किट डायग्राम में बताया जाएगा। अब देखिए, बैटरी में जो आपका ये बड़ी वाली लाइन होती है, ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पॉजिटिव। और ये जो छोटी वाली लाइन होती है ये आपके निगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है, यानी कि बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करेगी, और ये जो छोटी वाली लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल को डिनोट करेगी। तो मैं अब ये बैटरी में ये 2 बार है या 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, ये बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, ऐसा 4 बार हो सकता है। इस बैटरी में मैंने 2 बार बनाया हुआ है, तो मैं हर बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर भी प्लस फिर यहाँ पे माइनस, फिर एक और प्लस फिर एक और माइनस, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। एक तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मेरी एक बड़ी लाइन आई तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, अब सबसे लास्ट वाली जो छोटी लाइन है वहां पे मैं एक निगेटिव लिख दूंगा। तो ये हो गया मेरा पूरी बैटरी का ओवरऑल, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक ये निगेटिव टर्मिनल। आपको बार बार नहीं लिखना है कि इसके लिए भी आप अलग लिखें पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव, आपको एक ही बार लिखना है। बड़े वाले की तरफ सबसे पहले जो शुरू होगा वो सबसे बड़ा वाला होगा, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख दीजिए, और सबसे लास्ट में जब ये बैटरी खत्म होगी तो छोटा वाला ये लाइन ही आएगी और वहां पे आपको निगेटिव लिख देना है। तो ये हो गई बैटरी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस सर्किट में ये जो सारे आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट हैं या जो भी अप्लायंस कनेक्ट हैं, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उनका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब एमीटर में भी मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसी से मैं इसका पॉजिटिव कनेक्ट करूंगा। देखो, तो एमीटर का पॉजिटिव भी इसी साइड होगा। अब देखिए, बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है, अब ये जो एमीटर की दूसरी साइड हो जाएगी इसको मैं निगेटिव लिख दूंगा। अब देखिए, बल्ब का ये पॉजिटिव, तो बैटरी का पॉजिटिव ये है, तो बैटरी के पॉजिटिव से बल्ब का पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए। तो बल्ब के यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है आप लिखें या ना लिखें, बट आप लिख सकते हैं फिर भी कि ये साइड मेरे बल्ब के, क्योंकि बल्ब में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये डीसी करंट है, इस वजह से आपको डिनोट करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद की में तो ऐसा कुछ होता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आप भी जानते हैं, की तो स्विच ऑन करने के लिए होती है, तो इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी अप्लायंसेस में आपको लिखना पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव और पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए और निगेटिव निगेटिव से। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से चलते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव से आप एक लाइन में चलना शुरू करिए, एक तरफ से बैटरी के पॉजिटिव साइड से चलना शुरू करिए। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रास्ते में जो भी अप्लायंस आ रहा है इस सर्किट में, आप सीधा चल रहे हैं और आपके रास्ते में जो भी अप्लायंस आ रहा है उसका पहले पॉजिटिव आए बाद में नेगेटिव आए। बैटरी के पॉजिटिव से शुरू करना है, ये रूल आप एक तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि आपको बैटरी के पॉजिटिव साइड से चलना शुरू करना है। तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव साइड से चलना शुरू कर दिया। अब ये जो सारे अप्लायंसेज हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रास्ते में जो भी अप्लायंसेज आ रहे हैं उनका पॉजिटिव पहले आए नेगेटिव बाद में आए, और आपको शुरू करना है बैटरी के पॉजिटिव से। तो देखो, मैंने बैटरी के पॉजिटिव से चलना शुरू किया और ये में आया, ये आ गया एमीटर। तो एमीटर का पहले पॉजिटिव आया फिर निगेटिव आया, यानी कि ये एमीटर मेरा सही तरीके से कनेक्टेड है। अब देखिए, ये सीरीज में भी कनेक्टेड है। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि एमीटर जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो, ये सीरीज में कनेक्टेड है पहली बात, और मैं बैटरी के पॉजिटिव से शुरू हुआ तो इसका पहले पॉजिटिव आया फिर निगेटिव आया। अब देखो, मैं आगे चल रहा हूँ, कोई अप्लायंस नहीं है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अब देखो, बल्ब आया तो बल्ब का पॉजिटिव पहले आया निगेटिव बाद में आया। अब मैं आगे चल रहा हूँ, अब आगे मेरा कोई ऐसी डिवाइस है ही नहीं है, तो मैं वापस आ गया और निगेटिव पे आके रुक गया। ये चीज आप समझ गए? इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सर्किट पहचानने के लिए आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सर्किट सही है कौन सा नहीं है। तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बैटरी का पॉजिटिव और इंस्ट्रूमेंट्स के डिवाइसेस के पॉजिटिव कनेक्ट होने चाहिए आपस में। ये अगर आपने कर दिया कि एमीटर का निगेटिव इस साइड में है और पॉजिटिव इस साइड में, तो ये गलत हो जाएगा, ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही बल्ब का अगर निगेटिव आपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो फिर ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा सर्किट डायग्राम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ाया है। और आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट ऑलवेज
फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये देखिए, अब करंट फ्लो कर रहा है, तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाते हैं तो आपको करंट की डायरेक्शन भी बनानी पड़ेगी। तो करंट कहाँ से चलता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो आपको एक ये एरो बनाना पड़ेगा। ये क्या बताता है? ये एरो बताता है करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन, यानी कि करंट मेरा ऐसे करके फ्लो कर रहा है। एक आप इस साइड में एरो बना दीजिए, इस साइड में ऐसे बनाएंगे आप, क्योंकि भाई देखिए यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा, तो करंट ये चल रहा है। अब ये करंट फ्लो करता हुआ गया और करंट ऐसे ही तो आएगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा बनाना पड़ेगा एरो, और यहाँ से आते हुए करंट निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा बैटरी के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, करंट पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में जाके एंटर करता है बैटरी के, ठीक है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। तो ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आगे मैं आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। एक वायर में चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, ये मैं आपको हिंदी करके इसकी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट क्या है इसने खुद मना कर रखा है कि आपके समझ आएगा नहीं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश जरूर करूंगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। तो देखिए, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? You would think that a low energy electron would have greater difficulty passing through a solid conductor। एक मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है, यानी कि एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि यू वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर। आप ये सोचते होंगे कि ये जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, जो बहुत ही लो एनर्जी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन के पास वाकई में लो एनर्जी होती है, तो वो जो जब एक सॉलिड कंडक्टर में चलता है तो उसको काफी डिफिकल्टी होती होगी, आप ऐसा सोचते हैं। इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद अ वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम। अब सॉलिड में क्या होता है, एक सॉलिड, कोई भी चीज अगर सॉलिड होती है तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। बट इट टर्न आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू अ परफेक्टली सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड इजीली। बट फिर भी, अब ये आपस में इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही इजीली और स्मूथली ट्रेवल कर पाते हैं उस सॉलिड में से, ठीक है ना? ऑलमोस्ट एज इफ देवर इन वैक्यूम। वो इतने क्लोजली पैक होने के बाद भी एटम्स में इतने इजीली फ्लो कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हो। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफिकल्ट दैट ऑफ चार्जेस इन एम्प्टी स्पेस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है कंडक्टर के अंदर, अब आपने तो ये देख लिया कि वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बट असल में उसमें अंदर क्या हो रहा है, ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्जेस इन एम्प्टी स्पेस। चार्ज जिस हिसाब से एम्प्टी स्पेस में मूव करता है, उससे बहुत ही डिफरेंटली मूव करता है आपके कंडक्टर के अंदर। When a steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed। अब ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? ये ड्रिफ्ट स्पीड एक नया वर्ड आया। ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के सरकने की गति। इलेक्ट्रॉन सरक सरक के चल रहा है एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना? तो उसकी स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है वो होती है ड्रिफ्ट स्पीड। वन कैन कैलकुलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ टिपिकल copper wire carrying a small current, and it is found to be actually very small, of the order of 1 mm per second। अब ये बोल रहा है कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर के अंदर चलने की जो स्पीड है, उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कॉपर वायर के लिए या किसी अदर वायर के लिए, कंडक्टर के लिए आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसे। और ये जो कैलकुलेट करके जब देखी जाती है तो बहुत ही छोटी पाई जाती है ये वैल्यू, यानी कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। किस ऑर्डर की होती है? 1 mm पर सेकंड के ऑर्डर की, यानी कि 1 मिलीमीटर पर सेकंड चल रहा है इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर। और इनफैक्ट में अगर मैं आपको एक और डाटा दूं, तो ये जो यहाँ ये दे रखा है ये शायद उतना करेक्ट नहीं है। आप जब हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे तो उसमें ये जो स्पीड है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि अगर मैं mm में ही कन्वर्ट करूं तो 0.1 mm पर सेकंड होती है। यहाँ 1 mm पर सेकंड दी है, असल में वो 0.1 mm पर सेकंड होती है। यहाँ पे तो भी ज्यादा दे रखी है, असल में इससे भी कम होती है। यानी कि आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना, सोच सकते हैं
इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा स्लोली मूव कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। 1 mm आप जानते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है 1 mm, तो एक सेकंड में इतना ट्रेवल कर पा रहा है एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर। हाउ इज इट देन दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन? तो फिर ऐसा कैसे होता है कि हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं उसी टाइम अब जो आपका अप्लायंस है वो ऑन हो जाता है। जैसे आपने स्विच ऑन किया तो आपका बल्ब जस्ट तुरंत ही ग्लो करने लगता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपका स्विच और बल्ब के बीच में डिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करता। आपने ये चीज़ चेक भी की होगी, ठीक है ना। तो अब ऐसा क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत इतना ज़्यादा स्लोली मूव कर रहा है, फिर भी ये स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो कर जाता है, ऐसी क्या चीज़ है? तो इट कैन नॉट बी दैट अ करंट स्टार्ट्स ओनली व्हेन it cannot be that a current starts only when an electron from one terminal of the electric supply physically reaches the other terminal through the bulb। अब ये नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ये क्या सोच रहे हैं कि आपने स्विच ऑन किया, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पहुंचा होगा तभी तो बल्ब ऑन हुआ होगा। तो असल में ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ यही बोल रही है कि असल में ऐसा नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने स्विच ऑन किया और यहाँ से फिजिकली रीच कर गया वहाँ बल्ब के पास, आपने यहाँ से ऑन किया और चल के बल्ब के पास पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टिंग वायर इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बोल रहा है कि जो फिजिकल ड्रिफ्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिंग वायर में वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं 1 mm/सेकंड, और जबकि मैंने आपको बताया एक्चुअल डाटा 0.1 mm/सेकंड होता है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिजिकली रीच तो नहीं करता होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म of the current flow which takes place with a speed close to the speed of light is fascinating। क्योंकि जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जो करंट फ्लो करता है वायर में, उसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है कि किस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है एक वायर में, वो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है अपने आप में। क्योंकि ये तो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज स्पीड से हो रहा है। आप सोच सकते हैं क्योंकि आपने जैसे ही बल्ब आपने स्विच ऑन किया तुरंत बल्ब ग्लो कर जाता है। उधर से जो आपका बिजली घर होता है वहां से लाइट ऑन की जाती है और आपके घर में तुरंत पहुंच जाती है। तो ये चीज क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट हो रही है ना। तो और यहाँ पे आपने देखा ड्रिफ्ट स्पीड तो काफी स्लो है। तो ये चीज जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है क्या हो रहा है अंदर, तो ये बात बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। बट ये जो मैकेनिज्म है इसका, वो आपके ये जो बुक है इसके स्कोप के बाहर है। अब इसने साफ साफ बोल दिया कि ये मैकेनिज्म आपको आपके समझ में भी नहीं आएगा और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, इस बुक के स्कोप के ही बाहर है। डू यू फील लाइक प्रूविंग दिस क्वेश्चन एट एन एडवांस लेवल? तो ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको हाइयर क्लासेस में ही समझा जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा नोटबुक पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखिए मैं आपको जितना हो सकेगा उतना समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास मान लीजिए एक वायर है, ये यहाँ पर आपने स्विच लगाया हुआ है, यहाँ पे आपकी की है, ठीक। तो यहाँ से आपने जब आप स्विच को ऑन करते हैं, आप जब स्विच को ऑन करते हैं तो आपका करंट फ्लो करता है। अब आपको ये लग रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो जो आपके करंट की आपके इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, जो जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, उस ड्रिफ्ट स्पीड को आप वी डी से भी डिनोट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, वी डी, वी और सबस्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं डी, वी के नीचे डी, इससे भी डिनोट करते हैं। और ये कितनी होती है 0.1 mm/सेकंड। आपके एनसीईआरटी में तो 1 mm/सेकंड दी है, बट एक्चुअल 0.1 mm/सेकंड तक की होती है, ठीक है ना। अब ड्रिफ्ट स्पीड का, अच्छा मैं आपको बताऊं, ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला भी होता है, वी डी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम। अब ये आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बट मैंने आपको बता दिया है कि वी डी, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है कि ई ई टाउ बाई एम। कुछ जब आप हायर लेवल के क्लासेस में जाएंगे तो एनसीईआरटी में तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, आप कुछ एडवांस लेवल की बुक्स में जाएंगे तो आपको ई ई टाउ बाई 2m भी मिल जाएगा, बट जो एनसीईआरटी है हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ई ई टाउ बाई एम ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अभी आपके काम का नहीं है तो आप इस पर मत जाइए कि ई क्या होता है, ई क्या होता है। अगर मैं आपको बता दूं, आप ये सोचें, तो ई तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, ई आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सारी चीज़ें
आपकी कोर्स ऑफ स्टडी से बाहर है, तो इसको आप साइड से रख दीजिए, बट जस्ट मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब इस पूरे वायर में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, कोई भी कंडक्टर होगा, वायर होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल यहाँ पे हैं, और यहाँ पर आपका बल्ब जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। अब आप ये सोच रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की इतनी ज़्यादा स्लो है कि ये यहाँ से यहाँ तक चल के तो साल लग जाएंगे इसे पहुँचने में, अगर वायर ज़्यादा लंबा हुआ तो फिर ये बल्ब मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया और बल्ब ग्लो कर गया, ऐसा हुआ क्या? तो ये जस्ट ऐसे है कि आपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पुश दे दिया, आपने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, तो आप ये चीज़ तो समझ सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा थोड़ा सा आपने इसको पुश किया, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको पुश करेगा। अब ये जो पुश है ये लगता ही जाएगा, अब ये इसने इसको पुश किया, इसने इसको किया, और ऐसे ये जो पुश है ये ट्रांसफर होता होता लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा, और जब इस सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ने लास्ट वाले को पुश किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच गया और बल्ब ग्लो कर गया। तो कुछ इस टाइप से प्रोसेस होती है, बट एग्जैक्ट क्या होती है वो फिर भी आपके कोर्स ऑफ स्टडी के बाहर है। जस्ट मैंने ये आइडिया दे दिया सिंपली आपको समझाने के लिए कि कुछ इस टाइप से होता है, कि ये नहीं है कि यहाँ से यही वाला इलेक्ट्रॉन फिजिकली यहाँ पे रीच करेगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो फिजिकली दौड़ के यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको जस्ट एक पुश मिला और इसने सबको पुश दिया, और ये पुश ट्रांसफर होते होते इस वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा और इसने बल्ब ग्लो करवा दिया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। अब आगे आ जाते हैं हम, इसका आप इतना ही आइडिया ले लीजिए, ज़्यादा आपके इसमें से एग्जाम में भी कुछ नहीं आता। अब मेन चीज़ जो आती है उसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स, जो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स। अब आएंगे हम सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.1 है, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 0.5 एम्पियर का करंट इसने बोला है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले रहा है 10 मिनट्स के लिए, कंज्यूम कर रहा है। तो इसको चाहिए 0.5 एम्पियर का करंट। तो हमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन में, आप सबसे अच्छा जो तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कि आपके क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी गई हैं आप उनको पहले नोट कर लीजिए। तो नोट डाउन करेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया है मेरे पास, करंट, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स क्या है, टाइम, टाइम दिया रखा है मेरे पास 10 मिनट्स, टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स। पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये पूछ रहा है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से। चार्ज क्या होता है, क्यू, तो मुझे क्यू तो फाइंड आउट करना है, क्यू मुझे निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, करंट वाला, आपको सिखाया था मैंने, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। या मैंने बताया था कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ऐसे करके याद रख सकते हैं। आई मैंने यहाँ कैपिटल बनाया, स्मॉल बनाया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए आप, ठीक। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी या फिर आई इज इक्वल टू क्यू आई टी, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस अरेंज करके लिख दिया थोड़ा मैंने, यहाँ क्यू को सब्जेक्ट बना लिया है। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब आई मेरा कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर, यहाँ रख दूंगा मैं 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर नहीं लिख रहा मैं, 0.5 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 10 मिनट्स, बट ये गलत हो जाएगा। यहीं पे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस न्यूमेरिकल में यहीं गलती करेंगे, क्योंकि सिंपली फॉर्मूला तो सबको मालूम है और सब वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, बट मैक्सिमम बच्चे गलती कहाँ कर जाएंगे कि जो टाइम है, टाइम मिनट्स में दिया गया है, बट आप जब भी कोई भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज उनकी एसआई यूनिट्स में ही होनी चाहिए। अब टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, करंट की एम्पियर होती है, तो करंट तो एम्पियर में दिया गया है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, हमने वहां पे भी सेकंड ही रखी थी, जो एम्पियर होता है वो कूलम पर सेकंड होता है। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, यहाँ मिनट में दिया गया है तो हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो 10 मिनट यानी 10 इंटू 60 कर देंगे हम, 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकंड्स हो जाएंगे, 600 सेकंड। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि करंट भी हमारा ऐसा यूनिट में है एम्पियर में, और टाइम भी हमारा ऐसा यूनिट में आ गया सेकंड में।
तो 0.5 इंटू 600, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300 कूलम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। अब आगे हम बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल पे हमारे। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो पर सेकंड टू कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो फ्लो करेंगे पर सेकंड एक करंट बनाने के लिए 2 एम्पियर का। तो करंट आपके पास मैंने बोला जो भी वैल्यूज आपको दी रखी हैं उनको आपका क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए। तो करंट कितना दिया है 2 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्या पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिनोट करेंगे हम। आपको शायद अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा हो तो आपको याद होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n लिख देते थे, तो n लिख देंगे हम। तो n मुझे निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि करंट हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो अब इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, अब करंट दिया है, आपको इतना दिख रहा है करंट दिया गया है इसमें, तो करंट का फॉर्मूला तो आपको यूज करना पड़ेगा। करंट दिया है तो केवल आप करंट का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब आप थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो तो मैंने क्यू का एक फॉर्मूला बताया था, क्यू इज इक्वल टू एन ई। आपको याद हो क्यू इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे एन क्या होता था, एन होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई क्या होता था चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, जब क्यू एन ई के बराबर है तो मैं क्यू की जगह एन ई भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ एन ई, क्यू की जगह मैंने केवल एन ई लिख दिया क्योंकि क्यू एन ई के बराबर है, और अपॉन टी। तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी हो गया ना। अब एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, टी टाइम, और आई तो मेरा करंट। आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। अब आई मेरा कितना दे रखा है यहाँ, आई मेरा दे रखा है 2, करंट कितना है 2 एम्पियर। तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, केवल सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमेरिकल, तो 2 लिख दूंगा। ठीक, अब एन, एन की वैल्यू में यहाँ पे निकालनी है मुझे, तो एन रखूंगा इनटू, अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि 9th क्लास में बच्चों को याद हो जाता है ये, तो आपको याद होना चाहिए ये। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। ठीक, अपॉन टाइम कितना दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो पर सेकंड। देखिए पर सेकंड, पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में बोलना है ना। तो 1 सेकंड यहाँ पे मैं टाइम कितना लिख दूंगा 1, अब सेकंड में दे रखा है तो ऐसा यूनिट में तो है ही है, तो टी कितना लिख दूंगा मैं 1। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा n इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.6। देखो n, अब ये जो नीचे इसके डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक, अब मैंने इसको थोड़ा सा पलट के लिख दिया है, तो n इज इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई में है n के इस साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 अपॉन हो जाएगा ये t, 2 अपॉन ये आ जाएगा, तो 2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इतना तो अब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻19। अब n इतना आ गया, तो इतना ये n क्या था इलेक्ट्रॉन्स था, तो n इजिकल टू इतना इतना इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्लो करेंगे 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर सेकंड फ्लो करेंगे, तब ये जो 2 एम्पियर का करंट है तब बनेगा। ठीक, तो ये आंसर भी आ गया मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, इफ 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, फाइंड द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन को, एक कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन को 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं 1 सेकंड में, तो कितना इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, देखो क्या दिया गया 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे नोट करते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है n, तो n इजिकल टू कितना हो गया 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकंड, टाइम कितना दिया है फ्लो क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड,
1 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो टाइम कितना दिया है 1 सेकंड, ऐसा यूनिट में दिया है सेकंड में, तो 1 सेकंड। क्या पूछ रहा है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट ये बना रहे हैं, कितना करंट इनके फ्लो होने से बन रहा है, तो आई मुझे निकालना है। अब मैं फिर से आई का फॉर्मूला लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू, आई का मुझे एक ही फॉर्मूला मालूम है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मैं वही यहाँ पे लगाऊंगा। अब आपको ये देखना है कि एन कितना है, एन 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एन किस फॉर्मूले में यूज होता है, क्यू इजिकल टू एन ई वाले फॉर्मूले में यूज होता है, तो मैं यहाँ पे फिर से क्यू इजिकल टू एन ई वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, क्यू की जगह एन ई पुट कर दूंगा, क्योंकि क्यू किसके बराबर होता है, एन ई के। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही किया था, अभी क्यू की जगह एन ई पुट किया था। तो यहाँ से मैं जब एन ई पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ठीक, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब एन की वैल्यू पुट करो यहाँ 10⁻20 इंटू, अब ई क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो मुझे मालूम ही है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तभी तो बोला, ये आपको याद होना चाहिए, आप लर्न कर लीजिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्ट यूज हो जाता है किसी भी न्यूमेरिकल में। और टाइम कितना दिया है 1 सेकंड, तो अपॉन 1 रख दूंगा मैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 10⁻⁻19 और ये जो बेसिस सेम होती है तो पावर एडेड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻20 है और ये 10⁻19 है, बेस सेम है दोनों की, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 20 प्लस -19, तो 20 माइनस 19 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10⁻1 1.6 इंटू 10⁻1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 10⁻1 कितना होता है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 1.6 में करोगे तो कितना आएगा 16, तो आई इज इक्वल टू 16 एम्पियर, इट्स योर आंसर, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग करंट कितना बनेगा 16 एम्पियर बनेगा। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया, इजी था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि Q इजिकल टू एन ई फॉर्मूला भी लग जाता है कई 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 सारे न्यूमेरिकल्स में, तो Q इजिकल टू एन ई भी लगता है, तो आपको फॉर्मूला करंट का क्या बन जाता है, I इजिकल टू एन ई अपॉन टी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इससे ज़्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स बनेंगे नहीं इस टॉपिक से, आगे जब आएंगे तो जितना हो सकेगा उतने हाई लेवल तक मैं करवाऊंगा जहाँ तक आते हैं, ठीक है ना। तो अब अगला एक और लास्ट न्यूमेरिकल बचा हुआ है, उसको और हम सॉल्व कर लेते हैं अब। क्या बोल रहा है इसमें कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड वुड बी रफली। तो मैंने पहले भी बोला था कि आपसे जो भी वैल्यूज आपको दी गई हो क्वेश्चन में उसको आप पहले नोट डाउन करिए, सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मुझे क्या क्या दिया है, करंट दिया गया है, तो आई इज इक्वल टू मैं लिखूंगा कितना दिया है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 1 एम्पियर करंट ले रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड वुड बी रफली। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रफली कितने पास कर रहे होंगे उस क्रॉस सेक्शन से 16 सेकंड में, तो टाइम दिया गया है टी इज इक्वल टू 16 सेकंड। अब देखिए सेकंड में दिया है यानी कि एसआई यूनिट में दिया गया है, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात है नहीं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो एन पूछ रहा है। फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे पास क्या है, आई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आप फिर से समझ गए होंगे कि यहाँ वही वाला खेल होगा कि क्यू इज इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एन ई अपॉन टी, वैसा का वैसा ही रखूंगा। तो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी दी रही, कितनी दे रखी है 1 एम्पियर, तो आई की जगह क्या रखूंगा मैं 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पूछा है तो एन इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है। अब मैंने बोला ये आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएगी, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यूनिट्स मैं यहाँ पुट नहीं कर रहा हूँ। टाइम कितना दे रखा है 16 सेकेंड्स, तो 16 रख दूंगा यहाँ। अब देखो इसको सॉल्व करके मैं बता दूं, तो ये 1.6 है, अब एक संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, इतना मैथ तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये जो पॉइंट को मैं हटाऊंगा और यहाँ एक जीरो बढ़ा दूंगा। अब कैसे लिखूंगा, 1 इज इक्वल टू एन इंटू 16
अपॉन ये कितना है 160 इंटू 10⁻⁻⁻19। 16 10 या 160 होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। 16 10 या 160, तो इसको 10 टाइम्स काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू n इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 10। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब नीचे 10 बचा हुआ है, अब ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी पावर। जब डिवाइड होता है ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी पावर, जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर निगेटिव में हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 इज इक्वल टू n इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे 10⁻1 ही तो था, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 10 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब देखो बेसिस दोनों के सेम है, ये और ये 10 10 दोनों के बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो -19 प्लस -1 कितना हो जाएगा -20। तो 1 इज इक्वल टू n इंटू 10⁻⁻20। अब इस n को यहीं रखूंगा और ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये 1 के नीचे आके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1 के नीचे रख दो तो 1 अपॉन 10⁻⁻20। और जब इस 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो अभी यहाँ पे ऊपर भी मैंने यही चीज़ की थी, यहाँ पे लेके क्या था ऊपर, तो पावर माइनस में हो गई थी, तो इस पावर को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये भी माइनस में हो जाएगी, और ये माइनस में पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ये चीज़ समझो, यहाँ पे पावर कैसी है निगेटिव है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी निगेटिव लग जाता है, आगे पावर के आगे निगेटिव लग जाता है। अब यहाँ एक निगेटिव पहले से है तो निगेटिव निगेटिव कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो 10⁻20। तो n कितना आ गया 10⁻20, और n है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स योर आंसर। तो यही कुछ न्यूमेरिकल्स थे हमारे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और आई थिंक ये सफिशियंट है आपके इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये चारों न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आप 10th स्टैंडर्ड पर। अब अगले आपके लेक्चर में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।